हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा चहमान शासक या चौहान शासक। ठीक है, चहमान का ये वाला जो वंश है हम पढ़ने वाले हैं आज। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो गुज्जर प्रतिहार पढ़ा था। तो गुज्जर प्रतिहार में और जो चहमान हमने पढ़े थे कि ये अजमेर और दिल्ली से तक का जो इनका इलाका वो फैला हुआ है, अजमेर से दिल्ली तक। ठीक है, और इनके बारे में क्या ज्यादा जरूरी जानना होता है, जो वो तीन शासक है, एक तो विग्रहराज चतुर्थ और एक आपका पृथ्वीराज चौहान। ये दो शासकों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हमें टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर हमें पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो। तो एक बार से पूरा रीड कर लेते हैं, जो मेन मेन पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। बाकी जहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वहां पे थोड़ा ज्यादा मेहनत। तो सबसे पहले इनके बारे में एक स्टेटमेंट है कि ये खुद को क्या कहते हैं कि भाई हम तो सूर्यवंशी है। जैसे चौहान शासक खुद को सूर्यवंशी कहते हैं, खुद को क्या कहते हैं, ये सूर्यवंशी है हम। और इनकी इस बात को जो है माना भी जाता है। और स्पेशली एक बुक है हमीर महाकाव्य या हमीर रासू। हमीर महाकाव्य आपने सुना भी होगा इसके बारे में, जो किसके द्वारा लिखी गई है, जो सारंग देव के द्वारा लिखी गई। सारंग देव। ठीक है, ऐसे भी सारंग लिखा होता है और ऐसे भी लिखा होता है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस सारंगदेव ने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर ये कह रहे कि हम सूर्यवंशी है तो हम भी मानते हैं वो सूर्यवंशी है। और कौन है वो, किसके पुत्र है वो, सूर्य के पौत्र, सूर्य के पौत्र चहमान के वंशज है। चहमान के वंशज है, ये इस चीज को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक बुक और है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो अलग है और पृथ्वीराज विजय अलग है। ठीक है, ये चीज याद रखना। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी और पृथ्वीराज विजय जो है वो जानक के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, इसके रचनाकार है जानक। ये भी इनको मानते हैं कि ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, उसके बाद एक अभिलेख है सेवाड़ा का अभिलेख, उसमें इनको इंद्र की संतान कहा गया है। सेवाड़ा का जो अभिलेख है उसमें इनको इंद्र की संतान कहा है, कि इंद्र की संतान कहा गया। तो सबकी ना अपनी अलग अलग स्टेटमेंट है। तो हमने बहुत सारे इनके बारे में पढ़ा भी है, सबने अलग अलग चीजें कही है। कोई अग्निकुल का सिद्धांत बताता है, वो सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, पर मेरे एक दो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए अलग से जो थे इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या जानेंगे इनके बारे में, कि इनका जो क्षेत्र रहा है जहां पर ये अपना अधिपत्य था इनका, या जहां पर ये प्रशासन कर रहे थे, वो कौन सा था, जिसको जांगल देश कहते हैं। जांगल देश इनका जो क्षेत्र है रहेगा, वो उस जांगल देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें आपका जोधपुर वाला इलाका है, जो अजमेर वाला इलाका है, वो सब उसके अंदर आते हैं। दिल्ली तक का, अजमेर से दिल्ली तक का इलाका। और इसको स्पाद पक्ष भी कहा गया है इनका, जहां पर इनका जो प्रशासन होता था उसको स्पाद पक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख गांव थे। ठीक है, 1.25 लाख गांव थे इसके, इन जो पूरा क्षेत्र था जंगल देश, इसमें 1.25 लाख गांव थे। और जो जो इनका प्रशासन जहां तक था, जिन भी एरिया पर जिन भी गांव को, उनको सपात पक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बारे में यही है, मतलब इनका एरिया, और उसके बाद इनका जो है किसने इनके बारे में क्या स्टेटमेंट दी है। उसके बाद कुछ अभिलेख इनके बारे में जानने होते हैं, जैसे बिजोलिया का अभिलेख है, उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बिजोलिया के जो अभिलेख से चहमान वंश की बहुत सारी जानकारी मिलती है। और वो सोमेश्वर के टाइम का है। सोमेश्वर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के फादर थे। ठीक है, तो उसके टाइम का वो अभिलेख है। और जो भी पहली सारी जानकारी है बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद इनकी जो बुक रही है चंद्रबरदाई, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, उसमें भी चहमान या चौहान शासक के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। और लास्ट के जो दो शासक रहेंगे, जिनमें विग्रहराज चतुर्थ है और पृथ्वीराज चौहान या राय पिथोरा जिसको कहते हैं, इन दो से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 60 से 70% हमें मेहनत वहां करनी होती है। बाकी एक बार पूरा टॉपिक हमें रीड करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर पूरा टॉपिक हमें पता हो तो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई इनका कौन तो संस्थापक रहेगा। इनका जो संस्थापक रहता है वो कौन रहेगा, वासुदेव। ठीक है, ये मैंने जय माता दी लिखी हुई है, इस चीज़ पे मत जाना।
संस्थापक जो रहेगा इनका वो रहेगा वासुदेव। ठीक है, संस्थापक जो रहेगा इनका वासुदेव रहेगा। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्हें सांभर के नजदीक एक कैपिटल राजधानी बनाई थी जो अजी छत्रपुर थी। ठीक है, इनकी जो पहली राजधानी रहती है वो कौन सी थी? अही छत्रपुर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसको अनंत देश भी कहा जाता है। सिर्फ संस्थापक के बारे में इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही जानना है कि सांभर के जो नजदीक है, कई बार लिखा होता है इसने सांभर झील का भी निर्माण कराया है और उसके पास जो है एक राजधानी बनाई थी जिसको अही छत्रपुर कहा जाता है और इसको अही छत्रपुर को अनंत देश भी कहते हैं। इतना संस्थापक का कार्य है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके बारे में है गुवक प्रथम। इसके बाद जो आता है वो गुवक, बहुत सारे आते हैं, बाद में बहुत सारे आएंगे, तो सिर्फ पढ़ेंगे वही जिनके बारे में एक आधा पॉइंट है। जिनके बारे में कोई पॉइंट ही नहीं तो उनके नाम जान के करना ही क्या है। ठीक है, गुवक प्रथम सीकर के हर्षवर्धन मंदिर का निर्माण। सीकर जो जगह है इसने वहां पे क्या किया था, जो भी राजस्थान में जगह है, इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो एक एक पॉइंट जो है हर किसी का वो याद रखना। आपको मिलान करने में पूछ ले, आई क्षेत्र लिख दे, सामने वासुदेव लिख दे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिख दे, हर्षनाथ मंदिर, सामने गुवक प्रथम। तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, गुवक प्रथम के बारे में एक स्टेटमेंट की, नागवलोक की सभा में प्रसिद्धि प्राप्त की थी इसने। नागवलोक की सभा कौन सी सभा होती थी? जो गुज्जर प्रतिहार हमने पढ़ा है ना लास्ट, गुज्जर प्रतिहार में नागवलोक की सभा लगती थी। मतलब जो खास खास विद्वान या बड़े लोग ही उसमें आ सकते थे, जिनमें काबिलियत है वो ही वहां बुलाए जाते थे। ये जो सभा लगती थी नागभट्ट प्रथम के समय से लगा के, और जो आपका मिहिर भोज है, इन बीच जितने भी शासक रहे इनके यहाँ पे नागवलोक सभा लगती थी, जिसमें विद्वान या कोई काबिल लोग ही वहां पर जा सकते थे। तो ये गुवक प्रथम जो है ये वहां पे गया था गुज्जर प्रतिहार, क्योंकि गुज्जर प्रतिहार के सामंत है ना। अगर जब चौहान वंश को पढ़ोगे तो पूछा जाए किसके सामंत रहे हैं, ये जो आपके गुज्जर प्रतिहार के सामंत रहे थे। जैसे गुज्जर प्रतिहार की शक्ति कमजोर होती जाती है तो चहमान शासक का उदय होना शुरू हो जाता है। तो गुवक प्रथम एक ऐसा व्यक्ति था या ऐसा शासक रहा है, ऐसा सामंत रहा है जो किसके दरबार में गया था, जो नागलोक दरबार में गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है वाकपति राज। वाकपति राज के बारे में जो है उपाधि है, जो पूछ ली जाए आपसे, महाराज की। ठीक है, अभी सामंत ही है, जब तक सामंत रहेंगे महाराज की उपाधि ही ले सकते हैं। जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो ये शायद परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज की उपाधि ले लेते हैं। तो उपाधि जो है महाराज, विंध्य शक्ति या विद्यापति, क्योंकि इसने विंध्याचल तक का जो एरिया है ना वो थोड़ा सा उस पर अधिकार कर लिया था, वो कवर कर लिया था इसने, तो इसलिए इसको विद्या शक्ति या विद्यापति या महाराज की उपाधि इसको मिली है, मतलब इसने ली है। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्कर के समीप एक शैव मंदिर भी वाक्यपति ने बनवाया था। तो यहाँ तक इसमें रुक जाते हैं, इतना ही है कि जो ये पुष्कर के समीप एक शैव मंदिर इसके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है सिंहराज, या कहीं कहीं इसके बारे में सिद्धराज भी लिखा होता है, सिद्धराज। इन पे बस आपको एक एक पॉइंट ही याद रखना है। इन्होंने जो उपाधि ली वो महाराज धीराज की ली, और जहां महाराज धीराज की बात आ जाती है तो आप समझ सकते हो उन चीजों को कि इस व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, अपने आपको स्वतंत्र इसने कर लिया था। ये चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। उसके बाद बहुत सारे आते हैं, विग्रहराज प्रथम है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज प्रथम है, पृथ्वीराज द्वितीय है, ये सारे आएंगे तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ विग्रहराज द्वितीय के बारे में कुछ पॉइंट है वो जान लेते हैं। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम पर, मूलराज भी प्रथम है, द्वितीय नहीं है ये, मूलराज प्रथम पर आक्रमण करके इसने भड़ोच वाला, ये जो इलाका था ये गुजरात वाले इलाके में था ना, जो ये आपके चालुक्य शासक थे, चालुक्य, ये कहाँ पे थे, ये गुजरात वाले इलाके में थे। तो चालुक्य शासक मूलराज प्रथम का यहाँ पे क्या था, अधिकार था, मूलराज प्रथम का। और इसने क्या किया, विग्रहराज द्वितीय ने यहाँ पे जो इनका शासन चल रहा था उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। अटैक करने के बाद जो भड़ोच जो बंदरगाहें होती हैं उस पर इसने अधिकार कर लिया और यहाँ पर आशापुरी देवी का मंदिर स्थापित किया। ठीक है, आशापुरी जो देवी है उनका मंदिर है, इसने क्या किया था, स्थापित किया था। तो ये वाला पॉइंट इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है कि चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को किसने हराया था, और हराने के बाद जो भड़ोच बंदरगाह पर अधिकार किया था, और वहां पे एक जो मंदिर है या देवी का मंदिर जो है आशापुरी देवी का मंदिर, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
पृथ्वीराज प्रथम। अब आता है पृथ्वीराज प्रथम, इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो हम पढ़ लेंगे कि जो पृथ्वीराज प्रथम है इसको परम भट्टारक या महाराज धीराज कहा गया है। ठीक है, तो उपाधियां कुछ की इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी पड़ती है। रणथंभौर के स्वर्ण मंदिर में कलश चढ़ाए थे इसने। ठीक है, जो रणथंभौर का एक मंदिर है स्वर्ण मंदिर, वहां पे इन्होंने क्या किया था, जो है कलश चढ़ा के आए थे। इनके बारे में यही कहानी है। अजय राज को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो इसलिए आपसे पूछा अजमेर नगर की स्थापना कब होती है, 1113 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, अजय राज के द्वारा की जाती है। और वहीं पर इसने क्या किया था, टकसाल की स्थापना की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई सारे पॉइंट बनते हैं। इसने सबसे पहले वहां पे रजत मुद्रा स्टार्ट की। रजत मुद्राओं पे इसने अजय देव नाम अंकित कराया। नाम अंकित कराने के बाद इसने जो इनकी पत्नी थी सोमल देवी, उसका नाम भी मुद्राओं पर अंकित कराया। और ये जो मुद्राएं पाई गई हैं ये पुष्कर व मथुरा क्षेत्र में पाई गई है। ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पृथ्वीराज जो प्रथम का रहेगा वो परम भट्टारक, महाराज धीराज, और उसके बाद जो उपाधि है इसकी मेन यही है दो। और इसने रणथंभौर में स्वर्ण मंदिर पर जो है कलश चढ़ाया था। आपसे पूछे जो अजमेर नगर की स्थापना कब होती है, 1113 में अजय राज के द्वारा की जाती है। वहां पर इन्होंने टकसाल की स्थापना कराई थी और टकसाल की स्थापना करने के बाद वहां रजत मुद्रा चलाई। रजत मुद्राओं पर जो है अजय देव नाम अंकित मिला है। उसके बाद सोमल देवी के नाम की भी मुद्राएं पाई गई है। और कहाँ पे पाई गई है, पुष्कर और मथुरा वाले इलाके में पाई गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अर्णोराज। ठीक है, अर्णोराज के बारे में आप क्या जानोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराज धीराज की आपसे ना दो तीन ऑप्शन में दे दे कि किसने परम भट्टारक की किस किसने ले रखी थी उपाधि। ठीक है, किस किसने महाराज धीराज की ले रखी थी, तो वो चीज आपको याद रखनी है। अर्णोराज ने तुर्कों के द्वारा आक्रमण अजमेर पर खुसरो, ये कहते हैं कि जो अर्णोराज के समय में है ना तुर्कों के द्वारा अजमेर पर आक्रमण हुआ था। और जो कौन था उस वक्त, खुसरो शाह था। ठीक है, जो तुर्क का शासक रहा था या जो अटैक जिसने किए थे वो खुसरो शाह था। इसने अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था, ये याद रखना है। और चालुक्य के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्टार्ट कर दिए थे। जो अभी अभी हमने चालुक्य पढ़े हैं इसमें अभी अभी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मूलराज प्रथम के साथ लड़ाई हुई थी और जिसमें भड़ोच बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। तो इसने जो है अर्णोराज ने इस चालुक्य के साथ क्या कर लिए थे, वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज, उस वक्त यहाँ कौन था, जयसिंह सिद्धराज था। ठीक है, जब यहाँ पर अर्णोराज था, इसके साथ क्या किया, इसकी जो पुत्री है कंचन कांचन देवी, उससे इसने विवाह कर लिया था। किसका विवाह हुआ था, अर्णोराज का। ठीक है, अर्णोराज का। अब जब किसी लड़की की शादी हो रही है ना किसी के साथ, तो आप समझ लेना उसका फादर जरूर ही जरूर हारा होगा। ठीक है, ऐसा ही ज्यादातर युद्धों में मिलता है। तो इसका जो जयसिंह सिद्धराज है ये हार गया था और इसने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया था। ठीक है, आगे जाके क्या होता है, नेक्स्ट जो शासक आएगा वो कुमारपाल आएगा। इसी की जगह अब नेक्स्ट आएगा कुमारपाल। पर कुमारपाल से ये हार जाता है। ठीक है, कुमारपाल से अर्णोराज हार जाता है और फिर इसके साथ अपनी बेटी जाहलन का विवाह करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अपनी बेटी जाहलन का विवाह कुमारपाल से करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, खुद का विवाह जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से करता है कांचन देवी से। और जब बाद में कुमारपाल बनता है शासक, तो ये हार जाता है उसके साथ युद्ध में, तो उसके साथ उसकी अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करता है। ठीक है, चीजों को सिचुएशन को संभालने के लिए। नेक्स्ट है, इसने क्या किया था, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था। ठीक है, एक चीज क्या याद रखनी है, इसने पुष्कर में जो है वराह मंदिर बनवाया था। बाद में कहते हैं जहांगीर के समय पे ये वो मंदिर तोड़ा गया था। जो अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया था, जहांगीर के समय पे ये मंदिर तोड़ दिया गया था। ठीक है, और देवबोध व धर्मबोध सूरी इसके दरबार में विद्वान थे। देवबोध व धर्मबोध सूरी मतलब ये जो जैन लोग थे ये इसके दरबार में विद्वान रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है, फिर दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। उसके बाद आता है आपका विग्रह राज चतुर। ठीक है,
विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम क्या जानेंगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इसका जो टाइम है 1153 से 1163 का टाइम इसका रहता है। 1153 से 1163 यहाँ के टाइम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं हम। बाकी ज़्यादा इतने टाइम जो इनका याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसके काल को सवर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली तक, और हांसी हरियाणा तक अधिकार कर लिया था। इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार इसने कर दिया था, जिसकी वजह से इसके काल को या चौहानों के काल का सवर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ को कहा गया है। इसको बीसल देव भी कहते हैं, बीसल देव के नाम से भी इसको जाना जाता है। दिल्ली में उस वक्त तोमर तंवर शासक जो है शासन कर रहा था, तोमर वंश शासन कर रहा था। तो इसने क्या कर लिया था, उस पूरे एरिया पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और गढ़वाल भी उस पर अपना जो है कब्जा जमाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं इनकी आपस में गढ़वालों से यहाँ भी जो रंजिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि रही है वो बीसल देव, कवि बांधव और विश्वल। ठीक है, तो तीनों उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की रही है। विग्रहराज चतुर्थ है, इससे पहले 3 जा चुके हैं, द्वितीय हमने पढ़ा 1-2 पॉइंट, बाकी औरों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीसल देव के नाम से काफी जाना जाता है, और दूसरी कवि बांधव क्योंकि खुद ये कविता नाटक वगैरह लिखता था, और एक नाम है इसका विश्वल। ठीक है, तो ये तीनों इसकी उपाधियां रही है। इसके काल को या इसको सबसे शक्तिशाली शासक कहा है चौहान वंश का, या वीर प्रतापी। अब इस चीज में आपका माइंड चला गया होगा कि मैडम सबसे शक्तिशाली तो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में शक्तिशाली वर्ड यूज नहीं करते, उसके बारे में हम प्रसिद्ध शासक के यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध शासक पूछा जाए आपको तो वो पृथ्वीराज चौहान रहेगा। अगर आपसे शक्तिशाली शासक या प्रतापी पूछा जाए तो वो विग्रहराज चतुर्थ रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो दरबारी कवि है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में, जो ये है सोमदेव। ठीक है, इसका जो दरबारी कवि है वो सोमदेव। पूछा जाए सोमदेव किसके दरबार में कवि रहा था, तो विग्रहराज चतुर्थ, या लिख देंगे आप बिसल देव। ठीक है, बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के जो टाइम में है वो सोमदेव जो है, इन्होंने क्या लिखा था सबसे पहले इनके बारे में, क्या है, इन्होंने कथा सरित सागर एक पुस्तक लिखी, और एक ललित विग्रहराज। ठीक है, ललित विग्रहराज, ये 2 बुक है, ये सोमदेव की है, कथा सरित सागर और ललित विग्रहराज। इसमें जो है प्रेम कहानी लिखी हुई है, किसकी, बिसल देव की। और जो विग्रहराज को विद्वानों में प्रथम कहा गया था। ठीक है, विग्रहराज को विद्वानों में प्रथम कहा गया था, किसने कहा था, सोमदेव ने कहा था इसके बारे में। और क्यों कहा था, क्योंकि विग्रहराज ने एक नाटक लिखा था जिसको हरि के लिए नाटक कहा गया, संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था ये, और इसमें किरातार्जुनीय की तर्ज पर लिखा गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कंपेयर करके पूछा जाता है कि हरि के लिए नाटक किसकी तर्ज पर, मतलब किसके आधार पर या किसकी चीजों के आधार पर लिखा गया है, तो वो था किरातार्जुनीय की मतलब जो है तर्ज पर लिखा गया था। ये जो ना, इसमें जो कहानी है वो अर्जुन और शैव से रिलेटेड कहानी है। ठीक, शिव की कहानी इसमें बताई जाती है इसके अंदर, किरातार्जुनीय। तो इसकी तर्ज पर हरि केली नाटक लिखा गया था। ठीक है, ये वही हरि केली नाटक है जिससे रिलेटेड जो पंक्तियां है वो संस्कृत विद्यालय में लिखी गई थी, और बाद में जब उस विद्यालय को तोड़ा गया था तो 2.5 दिन का चोपड़ा वहां बनाया गया था, और आज वहां पे वो जो पंक्तियां वहां पे अंकित है, और ये इसके बारे में ही कहा जाता है, हरि केली नाटक के बारे में। मतलब एक पिक्चर्स बनाए गए थे, पिक्चर्स भी बनाई गई थी नाटक को दर्शाते हुए, पंक्तियां भी लिखी गई। ठीक है, और इसके बारे में भी लिखी गई थी, ललिता विग्रहराज के बारे में। एक है धर्म घोष सूरी, जैन आचार्य थे ये। धर्म घोष सूरी ये जैन आचार्य थे, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा टॉपिक। धर्म घोष सूरी जैन आचार्य थे। साम्राज्य में एकादशी के दिन इनने जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। कहते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ था वो एक जैन आचार्य से इतना प्रभावित हो गए थे कि साम्राज्य में एकादशी के दिन जैव हत्या पर रोक इन्होंने लगवा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अजमेर में उन्होंने क्या क्या बनवाया था। ठीक है, बीसल देव चतुर्थ ने उन्होंने अजमेर में क्या क्या बनवाया था, बीसल नगर बनवाया था। तो आपको पता चल जाएगा बीसल नगर किसने बनवाया, बीसल देव ने। बीसल देव किसका नाम था, विग्रहराज चतुर्थ का। उसके बाद बीसल सागर झील इन्होंने बनाई, और ये जो बीसल सागर झील बनाई गई है पुष्कर झील की तर्ज पर बनाई गई है। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, सरस्वती मंदिर। ठीक है, कहाँ पे, अजमेर में।
और इस मंदिर में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस जो मंदिर में है उस संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना होती है। इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि यहाँ की जो दीवारें है उस पर हरी केली नाटक का मंचन है। मतलब एक पिक्चर्स बनाए गए, जैसे नाटक हम पूरा दर्शा देते हैं ना बहुत सारी पिक्चर्स के द्वारा, है ना, हम तस्वीर के द्वारा भी पूरी कहानी दीवारों पे ऐसे छाप सकते हैं और आप बता सकते हो भाई अब ये राजकुमारी है, अब ये राजा है, अब उसके महल में गए हैं, ठीक है, अब उसके मतलब उससे माफी मांग रहे हैं, अब वो शादी होगी, मतलब पूरा हम नाटक ऐसे किसी भी चीज का दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया था। बाद में कहते हैं इसको जो है संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया था और 2.5 दिन का झोपड़ा है जो यहाँ पे बनाया गया था। 2.5 दिन के झोपड़े पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जब अभी तुर्क अटैक हुए थे तो ये सब तोड़ दिए गए थे और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और कहते हैं कि उनकी दीवारों पर आज भी ये नाटक की जो बातें हैं अंकित है। और जो ललित विग्रहराज है उसकी जो पंक्तियां है वो भी यहाँ पर अंकित। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ललित विग्रहराज इस ग्रंथ में क्या है भाई, इस ग्रंथ के अंदर जो ये किसने लिखा है, सोमदेव ने। सोमदेव के द्वारा जो दरबारी कवि था विग्रहराज चतुर्थ, उसका दरबारी कवि सोमदेव था, उसने 2 बुक लिखी थी, एक कथा सरित सागर और एक थी सोमदेव, सॉरी ललित विग्रहराज। जो ललित विग्रहराज है ना, इस ग्रंथ में इंद्रपुर की देसल देवी और बीसल देव की प्रेम कहानी है। ठीक है, और इनके बारे में भी जो है अंकित है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहां पर इनसे इनके बारे में कुछ बातें अंकित है ऐसा कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय की कब्र पे भी इनकी कुछ पंक्तियां अंकित की गई है कहानियों। नेक्स्ट है सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में आप क्या जानते हैं, बस इतना ही पढ़ना है कि भाई ये फादर रहे हैं, किसके फादर रहे हैं, आपके पृथ्वीराज चौहान के फादर रहे हैं। और कलचुरी वंश की जो राजकुमारी है कर्पूर देवी, उनके साथ विवाह होता है। तो जब हम उनके माता पिता को जानेंगे तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता का नाम सोमेश्वर था और जो है माता का नाम वो रहेगा कर्पूर देवी रहेगा। ठीक है, और इनका जो प्रशासन है, इनके एक मंत्री कदमवास के हाथ में रहता है। ठीक है, बाद में जब एंडिंग टाइम होता है तो इनके मंत्री के हाथ में ज्यादातर इनका प्रशासन रहता है। और कहा जाता है कि जो ये इसका संरक्षण, क्योंकि 11 वर्ष की आयु में ही ना पृथ्वीराज चौहान शासक बन जाता है, का जो प्रशासन है या संरक्षण है वो कदमवास और कर्पूर देवी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि जो मूलराज भीम जो द्वितीय था ना, अभी हमने पढ़ा है उसमें मूलराज प्रथम था, तो ये मूलराज या भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। ठीक है, बाद में पृथ्वीराज चौहान का इसके साथ युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान इसको पराजित कर। और इसी के काल का है जो बिजोलिया अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख है जो इन्हीं के काल का है। 1169 इसमें ये प्राप्त होता है। उसके बाद इसका जो बिजोलिया अभिलेख है ना, इसका जो लिखवाया गया था है वो लोलाट के द्वारा लिखवाया गया था। और इसको जो लिखने वाला था वो गुणभद्र था। ठीक है, और इस बिजोलिया अभिलेख में काफी सारी जानकारी मिलती है। एक तो हर्ष अभिलेख था जो विग्रहराज के टाइम का था, हर्ष अभिलेख, उसमें भी पूरी जो है चौहान वंश की वंशावली के बारे में बताया जाता है। और एक आपका बिजोलिया अभिलेख है, इसमें भी चौहानों के बारे में काफी कुछ कहानियां बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका आ जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय है जो इसका टाइमिंग रहेगा 1177 से 1192 का इसका टाइमिंग रहता है। ये सबसे प्रसिद्ध शासक रहेगा और इसकी जो उपाधि होती है वो राय पिथोरा और भारतेश्वर उसकी उपाधि रहेगी। ठीक है, जन्म इसका अहिलवाड़ में होगा। और इसके बारे में 4 प्रमुख युद्ध बताए जाते हैं। हालांकि पहले भी इसके साथ युद्ध हुए हैं। पहले भी जब ये गद्दी पर बैठा था, इसके जो चाचा का जो बेटा था नागार्जुन, उसके साथ युद्ध होगा। और बहुत सारे जो छोटे छोटे आसपास के युद्ध इसके साथ होते हैं। ठीक है, गढ़वाल शासकों के साथ भी इसकी जो है पहले से ही क्या थी, वो रहती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। तो 4 प्रमुख युद्ध में 1182, 1186, 1191, 1192 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1182 वाला जो युद्ध था वो चंदेल शासक, चंदेल मैंने आपको बताया था ना, चंदेल शासक भी थे। चंदेल वो इनका अभी क्या बोलते हैं कंपिटिटर है। परमर्दी देव उसका जो शासक था उस वक्त कौन था, परमर्दी देव था। इसने क्या किया था, इसके साथ आपस में इनकी लड़ाई होती है। ठीक है, और इस युद्ध को महोबा या तुमुल का युद्ध बोला जाता है। 1182 में जो चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ युद्ध होता है, इसको महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, इसमें है ना
जो परमर्दी देव है इसकी हेल्प कौन कर रहा है? तो जयचंद कर रहा है गढ़वाल, जयचंद राठौर, ठीक है, जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ते कि उसकी बेटी थी संयोगिता, उसको लेकर लड़ाई हुई थी, वही है ये जयचंद। ठीक है, और एक आल्हा और उदल, ठीक है, आल्हा और उदल ये कौन थे? ये बनाफर सरदार थे, ये बनाफर सरदार थे, मतलब इनको बोला जाता है बनाफर सरदार, सरदार होते ना बहुत टाइप के, तो ये क्षत्रिय थे यूपी के। और इन ये दो है किसकी तरफ से लड़े थे? ये परमर्दी देव की तरफ से लड़े थे, किसके अगेंस्ट लड़े थे? पृथ्वीराज तृतीय के अगेंस्ट लड़े थे। बहुत ही वीरता से ये लड़े थे, मतलब इनके बारे में, इनकी वीरता में काफी कुछ कहानी बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चंदेल शासक परमर्दी देव और ये जो है सब हार जाते हैं, और कौन जीतता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज के कालिंजर व महोबा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने क्या किया था, जब जीत जाता है तो कालिंजर और महोबा पर अधिकार कर लेता है। इस लड़ाई की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? एक तो पृथ्वीराज रासो से मिलती है, और दूसरी आह्लाखंड, जो ये उदल और आह्ला दो सरदार थे उनकी वीरताओं से रिलेटेड बातें लिखी गई थी। तो आह्लाखंड की जो बुक लिखी गई है वो जगनिक के द्वारा लिखी गई है। इसने इस बुक में इनकी वीरता और इस युद्ध के बारे में बताया है। तो इसके सोर्सेज आपसे पूछे जाएं कि जो युद्ध की जानकारी आपसे कहाँ से मिलती है, तो पृथ्वीराज रासो और आल्हाखंड से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1186 में इसका जो दूसरा युद्ध होता है, 1186 में वो किसके साथ होता है? गुजरात के शासक भीम द्वितीय के साथ होता है। ठीक है, उसमें कहते हैं कि भीम द्वितीय को पराजित कर देता है। 1192 में वो ही आपको सभी को पता है, त्राइन की प्रथम लड़ाई होती है, किस किस के बीच होती है? गौरी के बीच होती है और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। तो ये जानकारी सभी को होती है कि ये किस किस रीजन को लेके होती है। किसने भटिंडा वाले एरिया पर अधिकार कर लिया था? गौरी ने इनका जो भटिंडा वाला एरिया उस पर अधिकार कर लिया था और अपना काजी वहां पे नियुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ फिर पृथ्वीराज चौहान ने इसके लिए लड़ाई की थी, जिसमें गौरी हार जाता है। हारने के बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी क्या गलती थी कि वो इन्होंने इनकी हार को इन्होंने ऐसे ही नॉर्मली ले लिया, और उसके बाद इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि बाद में कोई खतरा पैदा हो, उसके लिए प्रिपेयर करना अपने आप को, और अपनी खुशियों में आलिशान चीज़ों में अपने बिजी हो गया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरी जो लड़ाई होती है वो 1192 में तराइन की लड़ाई होती है, द्वितीय लड़ाई। ठीक है, तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है, और इसमें जो है आपका पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है कि इन्होंने जो है इनकी संकट का, जो इनकी जो गौरी है इसके संकट का फायदा नहीं उठाया। इनकी जो रणनीतियाँ, धोखे वाली रणनीतियाँ है उसके हिसाब से ये नहीं चले, और इन्होंने क्या किया कि इनको हल्के में समझा और अपनी जो पहले से तैयारी में प्रिपेयर नहीं रहे। कुछ ये कहते हैं कि जो इनका साथ है, जयचंद राठौर ने इनको बुलाया था, इनका साथ दिया था, बहुत सारे सरदारों ने इनका साथ दिया था। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो है इनके बारे में कही जाती है। कुल मिला के गलती तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से ही रही है। ठीक है, और इसके जो है गढ़वाल शासकों ने इसका साथ क्यों नहीं दिया, तो ये कहानी बताई जाती है कि सहयोगिता की जो पूरी कहानी है जो सभी को पता है, तो वो सब कहानी हमें पढ़ी हुई है पहले से, तो उस पर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसमें क्या होता है कि त्राइन की द्वितीय लड़ाई में हार जाता है, तो इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट है। चंद्रबरदाई ने और मिनहाज ने तो कहा है कि इसको मार दिया गया था। ठीक है, गौर प्रदेश ले जाकर मारा गया था। अबुल हसामी हसामी जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसको जो है कुछ दिन के लिए अजमेर में ही लाया गया था और वहीं पर इससे शासन कराया गया था। तो अलग अलग स्टेटमेंट है सबकी इसके बारे में। ठीक है, तो ये हार जाता है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं तुर्क साम्राज्य यहाँ पर स्थापित होने का ये पहला चरण शुरू हो जाता है, और उन्होंने एक मौका दे दिया इस्लाम या मुस्लिम को यहाँ पे स्थापित करने का। ठीक है, इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो क्या रहती है? सांस्कृतिक जो उपलब्धियां है इसके काल में, एक तो ये चंद्रबरदाई, जानक, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, वागेश्वर जनार्दन और पृथ्वी भट्ट, ये सब इसके काल के विद्वान थे। इसके काल में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। ठीक है, और यही इसके काल की मेन खास बातें हैं, और तो कुछ नहीं है। एक बार से फिर से दोबारा रीड कर लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आपको इसमें ना मेन मेन पॉइंट क्या रहा, आप खुद से पढ़ लेते हो, पर जब हम खुद से पढ़ते हैं ना तो ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है, हमें समझ नहीं आती। ठीक है ना, तो एक बार अगर हम समझ लेना इसको,
तो फिर थोड़ा सा इजी लगने लग जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो अपने आप को शाकुंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, ये सारी स्टेटमेंट अपने लिए यूज करते थे। ठीक है, या इनके लिए कही जाती थी। तो पूछा जाए अजमेर के चौहान, क्योंकि अजमेर वाले इलाके पर इनका शासन था इसलिए इनको अजमेर वाले चौहान कहते हैं। शाकुंभरी देवी को ये मानते थे इसलिए शाकुंभरी के चौहान कहते हैं। सूर्यवंशी कहा जाता है, हमीर जो रासो या हमीर महाकाव्य है उसमें इनके बारे में कहा गया है कि ये सूर्य के पुत्र चहमान के वंशज है, इसको इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। बहुत अलग अलग स्टेटमेंट है इनके बारे में, अग्निकुल से उत्पन्न हुए भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने इनके बारे में जो पृथ्वीराज रासो में ऐसी स्टेटमेंट दी है। दूसरी बात यह है कि जो इनका संस्थापक आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा वासुदेव, और इसके बारे में इन्होंने सांभर झील का निर्माण किया, और सांभर के नजदीक अहिछत्रपुर जो राजधानी है वो इन्होंने बनाई, और उसके बाद इन्होंने इस जो अहिछत्रपुर को अनंत देश कहा जाता है। बस इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट गुवक प्रथम के बारे में क्या है कि सीकर में इन्होंने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, हर्षनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रहेगा वाकपति राज रहेगा, ये उपाधि जिसने महाराज की उपाधि ली थी। ठीक है, या विंध्यापति और विंध्य शक्ति, ये तीनों की एक छोटी छोटी सी बस आपको उपाधियां वगैरह ही याद रखनी है। नेक्स्ट है पुष्कर के समीप आपसे पूछा जाए तो पुष्कर के समीप शैव मंदिर पूछा जाए तो वाकपति राज, वाकपति राज के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है महाराज धीराज की जो उपाधि है वो सिंह राज या सिद्ध राज के द्वारा ही दी जाती, कहा जाता है इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था इसलिए इसको ये उपाधि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विग्रहराज द्वितीय, द्वितीय और चतुर्थ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखिए चालुक्य शासक मूलराज प्रथम पर इसने आक्रमण किया था, तो ये मूलराज प्रथम पर और एक मूलराज द्वितीय है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। मूलराज द्वितीय के साथ युद्ध होगा, वो किसके साथ होगा, वो होगा आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ, और ये मूलराज प्रथम है, ये विग्रहराज द्वितीय के साथ युद्ध होता है। ठीक है, भड़ोच पर इन्हें अधिकार किया, और यहाँ पे आशापुरी देवी, तो आशापुरी देवी मंदिर, पुष्कर के समीप शैव मंदिर, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये विग्रहराज द्वितीय ने। पृथ्वीराज प्रथम के बारे में परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि है, और बस इसने कलश चढ़ाया था, इसके बारे में याद रखना है। अजय राज ने पहली ही बात अजमेर नगर की स्थापना की थी और टकसाल की स्थापना की थी। उसके बाद टकसाल में इसने क्या किया था, रजत मुद्राएं चलाई थी, अपना नाम अजय देव, उसके बाद अपनी पत्नी राजमहेशी जो मानी जाती थी सोमल देवी, उनका नाम लिखवाया था, और ये जो है ये मथुरा वाले इलाके से जो पुष्कर और मथुरा वाले इलाके से ये पाए जाते हैं सिक्के। ठीक है, अर्णोराज के बारे में ये है कि परमेश्वर परम भट्टाकर और महाराज धीराज की उपाधियां इसने ली थी, क्योंकि जो तुर्क शासक अजमेर पर अटैक किए थे इसने उसको हरा दिया था, जो शासक था खुसरो शाह, उसको इसने हरा दिया था, इसकी वजह से उसने ये सारी उपाधियां ली थी। ठीक है, और एक इसकी जो झील थी वो अन्ना सागर झील, तो ये अजय राज और अर्णो राज में ये कंफ्यूज मत होना कि अन्ना सागर झील किसने बनवाई है, तो अन्ना सागर वाली झील है जो अर्णो राज ने बनवाई है। चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध किए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इसने क्या किया था, हाँ विग्रहराज जो द्वितीय है उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और आगे जाके जो ये आपका अर्णो सॉरी हाँ अर्णोराज है, इसने वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है, और वो बता दिया था मैंने आपको, जयसिंह सिद्धराज की बेटी के साथ खुद विवाह किया, और कुमारपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, जाहलन का। ठीक है, पुष्कर में वराह मंदिर, पुष्कर में जो वराह मंदिर है वो किसने बनवाया था, वो जहांगीर के द्वारा वो इसके द्वारा बनवाया गया था आपके अर्णोराज के द्वारा, और जहांगीर ने इसको बाद में तुड़वा दिया था। नेक्स्ट है देवबोध, वो धर्मबोध सूरी इसी के दरबार में विद्वान था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देवबोध और धर्मबोध किसके दरबार में थे भाई, देवबोध और धर्मबोध ये किसके दरबार में रहते हैं, ये अर्णोराज के दरबार में। अब इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा, इससे पहले क्या जाते हैं, इससे पहले विग्रहराज तृतीय भी जाएगा, विग्रहराज प्रथम भी जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय भी जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या जानना है कि चौहानों का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, क्योंकि जो दिल्ली तक का इलाका फैलाया था ना, दिल्ली तक जो पूरा अधिकार किया था वो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। ठीक है, उस वक्त वहां पे तोमर वंश का शासन था, और इसने उनसे वो छीन लिया था। ठीक है, खासी हरियाणा तक इसने अधिकार कर लिया था। इसकी उपाधि है बिसल देव है, कवि बांधव है, ठीक है, विश्वल है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली और वीर प्रतापी शासक इसको कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली और वीर प्रतापी शासक।
इसको कहा जाता है। और सबसे प्रसिद्ध पूछा जाए तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। इसके दरबार में जो कवि थे वो था, मेन जो कवि था वो सोमदेव था। ठीक है, सोमदेव की दो बुक आप हमेशा आपको याद रखनी है, कथा सरित सागर और ललित विग्रह राज। ठीक है, और सोमदेव ने ही विग्रह राज चतुर्थ को विद्वानों में प्रथम कहा है, मतलब भी विद्वानों में फर्स्ट नंबर पे मानता हूं मैं इसको। उसके बाद जो इसका जो नाटक, हरि के लिए नाटक पूछा जाए किसका था, तो ये विग्रह राज चतुर्थ का था, इसने खुद ये नाटक लिखा था। और ये किरात अर्जुन की तर्ज पे था। किरात अर्जुन ही किसका था, भारवी या भास का जो ये नाटक रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसने जो है धर्म घोष, एक सूरी जैन आचार्य थे, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। और प्रभावित होने के बाद इसने क्या किया था, जीव हत्या जो एकादशी के दिन है उसको रोक लगा दी, भाई जीव हत्या पर रोक लगानी है, जीव हत्या आप नहीं करोगे। नेक्स्ट है, इसने जो नगर बसाए थे अजमेर में, बीसल नगर था। ठीक है, एक झील बनाई थी इसने, बीसल, बीसल सागर झील। एक मंदिर बनाया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सरस्वती मंदिर आपसे पूछा जाए अजमेर में किसने बनवाया, और वहीं पर संस्कृत विद्यालय किसने बनवाया, तो बीसल देव के द्वारा बनवाए गए थे। और जो इस संस्कृत विद्यालय है उनकी पूरी दीवारों पर हरि केली नाटक का मंचन किया हुआ था। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। बाद में यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बन जाता है। तो क्योंकि उसी को तोड़कर बनाया गया था विद्यालय को, तो जो उसकी जो भी बातें थी अब वो उनकी दीवारों पर, 2.5 दिन की दीवारों पर आ जाती है। ठीक है, और जो आपकी जो पुस्तक है, सॉरी आपकी जो नई बुक है ललित विग्रह राज, इस ग्रंथ में इंद्रपुरी व देसल देवी की, बीसल देवी की प्रेम कहानी है, और इससे रिलेटेड जो पंक्तियां है वो भी 2.5 दिन के झोपड़े पर लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे अभी भी इसकी पंक्तियां जो है अंकित। नेक्स्ट है सोमेश्वर। सोमेश्वर का जो विवाह होता है, कलचुरी वंश की राजकुमारी थी कर्पूर देवी, उसके साथ विवाह होता है। इसके बेटा जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान होता है। 2 बेटे थे, तो मेन यही गद्दी पर बैठेगा। मंत्री जो रहेगा इसका, मंत्री जो इसके आगे सारा प्रशासन यही संभालेगा। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बेटे की आयु 11 वर्ष थी जब वो गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर बैठने के बाद उसको बहुत सारी मतलब आंतरिक और बाह्य सिचुएशन, जो पूरा रायता फैला रखा था, वो संभालनी पड़ती है। पहले उसका जो चाचा है नागार्जुन, उसके बाद गुड़गांव हिसार वाले जो इलाके हैं यहाँ पर भी बहुत सारी जो उनके उसके खिलाफ होते हैं सामंत वगैरह, उनको वो संभालता है, उन पर विजय प्राप्त करता है। तो उसके बाद फिर ये आगे जो बड़े युद्ध लड़ाइयाँ लड़ता है। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख में ये सारी जानकारी हमें मिलती है। पृथ्वीराज तृतीय जो था वो 1177 से 92 का टाइम था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका जन्म कई बार पूछ लेते हैं, अनिलवाड़ में इसका जन्म होता है। उपाधि राय पिथोरा जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है, पर भारतेश्वर भी इसकी उपाधि थी। ठीक है, इसकी 4 प्रमुख लड़ाई रही है, जिसमें 1182, 1186, 91 और 92 में। 12 की जो जो 82 की जो लड़ाई रहती है इसकी, वो किसके साथ रहेगी, चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ रहेगी। महोबा युद्ध और तुलु युद्ध इसको बोला जाता है। महोबा वाले एरिए पर अधिकार कर लेता है, कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इस लड़ाई में कौन कौन थे, परमर्दी देव, उसकी तरफ से लड़ने वाले आल्हा, उदल और जयचंद थे। ठीक है, पर आखिर में जीत जो है पृथ्वीराज चौहान की ही होती है। नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये सब इसके खिलाफ थे गढ़वाल शासक, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना बना के नहीं रखता था किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इसकी साम्राज्यवादी नीति पर ज्यादा विश्वास रखता था। और एक गढ़वाल शासक भी साम्राज्यवादी नीति में विश्वास रखते थे, आपस में द्वंद्व इनका हमेशा चलता रहता था। पृथ्वीराज ने कालिंजर व महोबा पर अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध की जो जानकारी है पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई, सॉरी आल्हा खंड से मिलती है। ये बुक इंपॉर्टेंट है, आल्हा खंड जो जगनिक के द्वारा लिखी गई, इसमें आल्हा उदल से रिलेटेड जो बात है या जो कहानी है इस लड़ाई महोबा युद्ध की, वो लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद 86 में गुजरात शासक भीमदेव द्वितीय के साथ इसका युद्ध होता है, क्योंकि इस कहा जाता है कि इसने इसके पिता सोमेश्वर को मारा था, तो उससे बदला लेने के लिए इसके साथ युद्ध होता है। और युद्ध में जो है भीम द्वितीय पराजित हो जाता है। ठीक है, 1192 में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है जो गोरी के साथ होता है। गोरी शुरुआत करता है क्योंकि वो इनके जो भटिंडा वाले एरिया पर अधिकार कर लेता है। तरहिंद जो क्षेत्र उसको बोला गया तबरी हिंद, उस पर अधिकार कर लेगा। अधिकार करने के बाद वहां पे अपने काजी को नियुक्त कर देगा। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान उस पर अटैक करता है, अटैक में उसको हार जाता है। ठीक है, इसका जो सेनापति रहता है इसके साथ खांडे राव रहेगा, वो आप सब जानते ही है खांडे राव। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इसकी आंख में तीर लग जाता है और ये इसकी जो है ये यहाँ से भाग जाता है। बाद में जाके इसके मन में हमेशा कहते हैं ना
कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं हार नहीं सकता, वो जुनून इसके साथ रहता है। वो अपनी पूरी तैयारी में जुट जाता है, पर ये जो पृथ्वीराज चौहान है अपनी पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज अपने चीज़ों में बिजी हो जाता है। आसपास के जो अदर सरदार थे उनके साथ झगड़े वगड़े करता रहता है, अपनी साम्राज्य नीति को फैला देता है पूरा। और जब वो दोबारा अटैक करेगा 1192 में, तो इसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता। इसके बारे में कहा जाता है कि खुद सरदार ही उसको बुलाते हैं कि भी इसको सबक सिखा के जाओ। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। तो 1192 में त्राइन का फिर द्वितीय युद्ध होता है जिसमें इसकी हार होती है। और सबके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट है, सबने अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग चीज़ें कही हैं, तो वो आपको याद रखनी है। अबुल हसामी ने, मिन्हाज सिराज ने, चंद्र बरदाई ने, इन्हें सभी ने अपनी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट कही है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर एंड होती हैं, इसके काल के जो मेन विद्वान है वो पढ़ने हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर मैं आपको इतना मतलब गाइड कर देती हूँ कि आपको वो टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप उसको खुद से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, और जो भी पॉइंट है सब आपके सामने आएगा। तो एक बार खुद से तो ज़रूर पढ़ना होता है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लॉन्ग टाइम तक याद रहती है वो चीज़ें, आपके माइंड का एक आईक्यू लेवल अच्छा बनाती है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते अब इस पर ही डिपेंड रहो, इस पे बस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ें हैं पावर वो बन जाती है। और आपका क्या कहते हैं टॉपिक का जो पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई अब मेरे को ये टॉपिक हो गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय बाय।